हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल देखेंगे। मैं यहाँ लिखा हूँ टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी, और यूनिफॉर्म मतलब सेम, मतलब कहीं भी चेंज नहीं हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ पे फिर लैंग्वेज लिखा, लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल हैज लेंथ एल एंड ब्रेथ बी। मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक रेक्टेंगल है, लेंथ कितना है एल, ब्रेथ ब्रेथ बी, नंबर ऑफ टर्न्स एन। एक्चुअली में ये कॉइल का अपर फेस हुआ, मतलब इस ऐसे नीचे, और मतलब और भी होंगे कॉइल्स, ये कॉइल एक फॉर्म कर रहा होगा, ये मैंने सिर्फ अपर पार्ट एक लिया है मतलब। तो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, मतलब इसके नीचे भी और सारे कॉइल होंगे। इलेक्ट्रिक करंट आई, अब यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है पूरे कॉइल में ऐसे। एंड इट इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सारे नोटेशन को। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फोर्स ऑन ए स्टेट कंडक्टर कराया था, उसका यूज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फोर्स सेज ऑन अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ द कॉइल इज जीरो। अब जीरो क्यों होगा, देखिए, बिकॉज फॉर अपर साइड थीटा इज 0 डिग्री एंड फॉर लोअर साइड थीटा इज 180 डिग्री। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे एन लगा रहा हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स हैं, कॉइल एक कॉइल फॉर्म हो रहा है, तो मैंने एन लगा दिया। जब हमने ये डिराइव किया था तो वहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर लिया था, एक स्ट्रेट कंडक्टर, तो वहाँ पे एन की वैल्यू 1 थी। अब हमारा थीटा जो होता है वो एल और बी के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे एल हमारा करंट की डायरेक्शन में होता है। आप अगर अपर फेस में देखेंगे तो आई और बी दोनों सेम डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं, तो इसके लिए थीटा 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री इज 0, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर लोअर साइड के लिए देखें तो करंट अपोजिट है इसके, तो थीटा बन जाएगा 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री 0। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा अपर कॉइल, अपर साइड और लोअर साइड में फोर्स तो 0 मिल जाएगी। अब हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात, मैग्नेटिक फोर्स on LHS left hand side and RHS of the coil is, अब लेफ्ट साइड में देखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एन आई एल
बी साइन थीटा यहाँ पे हमें 0 मिल गया था ना। अब यहाँ पे थीटा की बात आती है, तो आई के डायरेक्शन में एल का वो होगा, एल की डायरेक्शन होगी, आई के डायरेक्शन में ही एल की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आप देखो बी, तो बिल्कुल 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो साइन 90 हो जाएगा। एफ इक्वल टू एन आई एल बी, ये एल एच एस साइड के लिए हो गया। अब आर एच एस साइड के लिए देखें तो अब हमारा यहाँ पे एल इस डायरेक्शन में होगा, आई के डायरेक्शन में, यहाँ पे भी हम देखें तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो आर एच एस साइड में भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो अपर और लोअर पे हमें फोर्स मिल गई 0, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमें फोर्स मिली है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन एलएचएस पे कैसे होगा, मैंने आपको डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था। कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो हमें फोर्स की डायरेक्शन क्या मिलती है देखते हैं। तो थंब हमारा फोर्स हो गया, ये फिंगर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट की डायरेक्शन। अब हम लोग, लेकिन इन तीनों को हमें 90 डिग्री पे प्लेस करना है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे। देखिए ये बी की डायरेक्शन में करंट हमारा अपवर्ड है लेफ्ट हैंड साइड में, तो सेंट्रल फिंगर, ये आई की डायरेक्शन में हमें फोर्स कैसे मिल रहा है, डाउनवर्ड, तो एलएचएस साइड पे हमें मिल रहा है डाउनवर्ड। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें हमें अपवर्ड मिलेगा। यहाँ पे देखिए बी आई, आई हमारा डाउनवर्ड है, तो फोर्स हमें मिल रहा है अपवर्ड। मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस on LHS and RHS of the coil are perpendicular downward and upward respectively. लेफ्ट हैंड साइड पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड पे परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, अब एलएचएस साइड पे हम डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है और इस वाले साइड पे अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये एक लाइक कपल फॉर्म कर रहा है, रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं लिखता हूं, सो दे फॉर्म ए कपल which can rotate the coil about an axis passing through its center। हम लोग अब टॉर्क फाइंड करते हैं, टॉर्क टाउ ऑन द कॉइल ड्यू टू द कपल टाउ इंटू क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एलएचएस साइड है, इस पे फोर्स क्या लगा था, डाउनवर्ड, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये बी ब्रेथ होगा ना, तो वहीं पे मैं लिखा। एलएचएस पे भी वैसे ही होगा, ये फोर्स इस पे अपवर्ड लग रहा था, पाइप फ्लो कर रहा था ऐसे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बी, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी। अब हम लोग एफ रख देते हैं, एफ क्या था हमारा, एन आई एल बी इंटू बी। एन आई एल बी को साथ में रखते हैं, बी एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एन आई ए बी। तो ये टॉर्क की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमें एक्चुअली में एन आई ए बी साइन 90 मिला था ना, एंगल
90 डिग्री था तो साइन 91, इसलिए यहाँ पे ऐसा मिला था। अगर एंगल थीटा फॉर्म हो जाए तो हम लोग साइन 90 की जगह पे साइन थीटा रख सकते हैं ना। तो चलिए आगे फिर करते हैं। इफ एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज थीटा, देन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स, सॉरी, तो क्या हमारा हो जाएगा टॉर्क, एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ थीटा की वैल्यू जो होगी वो हम पुट कर देंगे, ये मिल जाएगा। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। टाउ इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, साइन थीटा क्रॉस आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब यहीं पे एक टर्म आता है एम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टर्म क्यों आया है, इसलिए में इसकी वैल्यू होती है एन आई ए। ठीक है, तो हम लोग अगर टॉर्क वाले में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म एम क्रॉस बी। ठीक है, तो एम होता क्या है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट, कोई भी मटेरियल मैग्नेट है कि नहीं है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से पता चलेगा। इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दो टर्म आता है, सबसे पहले एक कॉइल कैरिंग करंट इज ए मैग्नेट। Because it has dipole moment m। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो वो मैग्नेट होगा। अब कॉइल में m क्यों होगा, m का क्या होता है, एन आई ए। और अभी हमने देखा कॉइल के पास एरिया भी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट तो फ्लो कर ही रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आएगी स्ट्रेट कंडक्टर के बाद, फोर स्ट्रेट कंडक्टर carrying current create magnetic field but it is not a magnet। एक स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन वो मैग्नेट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। वो कैसे, एन आई ए। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी लेंथ तो होगी पर ब्रेथ बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, ब्रेथ होगी नहीं, तो एरिया तो जीरो हो जाएगा। तो एरिया जीरो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम जीरो। और किसी भी कंडक्टर का एम जीरो है तो वो मैग्नेट नहीं हो सकता। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था।
टॉर्क हमें देखना था, कॉइल पे डेरिवेशन देखी हमने, टाउ इक्वल टू एन आई ए भी फाइंड किया। उसके बाद हमने एक टर्म देखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चैप्टर 5 में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड था तो देखा हमने। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्लस वो मैग्नेट भी है क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। लेकिन एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है, इसीलिए वो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।